लिए शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम बाल वाटिका के महत्व को समझेंगे। इसके बाद हम दैनिक समय सारणी, खेल और कहानियों, कक्षा प्रबंधन और समावेश पर बात करेंगे और अंत में शिक्षण अधिगम सामग्री और आकलन तथा बाल मेले के बारे में जानेंगे। यह हस्त पुस्तिका भविष्य के नागरिकों को आकार देने के लिए एक बेहद लचीला साधन है। खंड 1 बाल वाटिका का महत्व, भविष्य की नींव रखना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के रूप में आपकी भूमिका सच में सबसे अहम है। आप ही तो राज्य के भविष्य की सबसे मजबूत नींव गढ़ रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रही यह हस्त पुस्तिका कोई साधारण मार्गदर्शिका नहीं है। यह 5 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार करने का एक बहुआयामी खेल आधारित साधन है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा केवल कक्षा की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है। यह हस्तपुस्तिका बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है, जिसे हम पंचकोशीय विकास भी कहते हैं। इसमें शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, भाषा विकास और सौंदर्य बोध विकास शामिल हैं। यह एक संपूर्ण दृष्टिकोण है। अब आते हैं खंड 2 पर, दैनिक समय सारणी, एक व्यवस्थित और आनंदमयी दिनचर्या। जरा सोचिए, छोटे बच्चों का ध्यान एक जगह लगाए रखना कितना मुश्किल होता है ना? इसीलिए इस हस्तपुस्तिका में दिनचर्या को बहुत ही शानदार तरीके से बांटा गया है। दिन की शुरुआत 10 मिनट के स्नेहपूर्ण स्वागत से होती है। इसके बाद पूरे दिन को 30-30 मिनट के खंडों में विभाजित किया गया है। स्वतंत्र खेल, सामाजिक भावनात्मक गतिविधियां, भाषा, संज्ञानात्मक और अंत में शारीरिक विकास। इस तरह के छोटे छोटे हिस्सों में बांटने से बच्चों का ध्यान भी केंद्रित रहता है और सीखने की प्रक्रिया एकदम आनंदमय बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं खंड 3 की ओर, खेल और कहानियां, मस्तिष्क को जोड़ना। छोटे बच्चों के लिए गतिविधियां और कहानियां ही सीखने का सबसे बड़ा माध्यम है। यहाँ कहानी सुनाने की भी एक बहुत ही रोचक प्रक्रिया दी गई है। सबसे पहले कहानी को पूरे हाव भाव और आवाज में उतार चढ़ाव लाकर सुनाना है। फिर कहानी के पात्रों के बारे में छोटे छोटे प्रश्न पूछने हैं और अंत में सबसे जरूरी, कहानी को बच्चों के वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना है। इससे हर एक बच्चा पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ चर्चा में भाग लेता है। और यह बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि पुस्तिका में दी गई हर कहानी का एक खास मकसद है। उदाहरण के लिए दीपा और घायल बकरे की कहानी को ही ले लीजिए। यह बच्चों में जानवरों के प्रति सहानुभूति और उनके भावनात्मक विकास पर ध्यान देती है। वहीं दूसरी तरफ बुलबुल के बुलबुले जैसी कहानी बच्चों की कल्पना, भाषा कौशल और संज्ञानात्मक विकास को लक्षित करती है। हर कथा कोई न कोई नया कौशल सिखा रही है। अब बात करते हैं खंड 4 की, कक्षा प्रबंधन और समावेश, हर बच्चे के लिए एक स्थान। अब यहाँ हमारे सामने एक बड़ा सवाल आता है, हम अपनी कक्षा को समावेशी और लिखित सामग्री से समृद्ध कैसे बना सकते हैं, जहाँ हर बच्चा खुद को जुड़ा हुआ महसूस करे? इसका उत्तर इस दिशा निर्देश में छिपा है। अगर हम मुक्त चर्चा और कहानी सुनाने के लिए बच्चों को गोल घेरे में बैठाएं, तो संवाद बहुत आसान हो जाता है। सब एक दूसरे को देख पाते हैं। और जब कोई सहयोगात्मक काम करना हो तो बच्चों को छोटे समूहों या जोड़ियों में बांटना सबसे बढ़िया तरीका सिद्ध होता है। समावेशी कक्षा का सीधा सा अर्थ है हर बच्चे की गति और क्षमता को समझना। अगर किसी बच्चे को अधिक समय लग रहा है तो हम सहपाठी प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों के सामने कभी भी नकारात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही कक्षा को लिखित सामग्री से समृद्ध बनाएं। किताबों का एक कोना हो और दरवाजे, खिड़की जैसी चीजों पर उनके नाम की पर्चियां लगाएं। बच्चे इन शब्दों को देखते देखते अनजाने में ही भाषा के कौशल सीख जाते हैं। है ना कमाल की बात? चलिए अब खंड 5 पर आते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री, स्थानीय संसाधनों का उपयोग। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि शिक्षा के लिए हमें कोई बहुत महंगी चीजें नहीं चाहिए। रोजमर्रा की साधारण वस्तुएं भी शिक्षा का एक बेहद शक्तिशाली उपकरण बन सकती हैं। मिट्टी, पुरानी बोतलें या बटन, ये सभी एकदम कम लागत वाली सामग्री हैं जिनसे आप और बच्चे मिलकर शानदार शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार कर सकते हैं। और हमारी प्रकृति से बड़ा शिक्षक कौन हो सकता है? प्रकृति स्वयं एक बहुत बड़ी शिक्षण अधिगम सामग्री है। बच्चों को बाहर ले जाकर पेड़ों से गिरे हुए सूखे और हरे पत्तों को थैलियों में इकट्ठा करवाया जा सकता है।
इन्हीं पत्तों के माध्यम से आप उन्हें रंगों की पहचान, आकारों में अंतर करना और गिनती करना सिखा सकते हैं। प्रकृति के बीच सीखना हमेशा स्थायी होता है। अब हम इस हस्त पुस्तिका के अंतिम पड़ाव खंड 6 पर पहुंच गए हैं। आकलन और बाल मेला, प्रगति पर नजर रखना और सामुदायिक उत्सव। आकलन का नाम सुनते ही अक्सर परीक्षा का ख्याल आता है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। बालवाटिका में आकलन का उद्देश्य किसी की परीक्षा लेना या कोई ठप्पा लगाना नहीं है, बल्कि यह पहचानना है कि किस बच्चे को थोड़ा और सहारा चाहिए। पुस्तिका में दी गई यह दृश्य अंकन प्रणाली शिक्षकों के लिए इस काम को एकदम आसान बना देती है। अब इस तालिका को ही देख लीजिए। मूल्यांकन प्रक्रिया को कितनी खूबसूरती और सरलता से समझाया गया है। इसमें सिर्फ 2 ही बातें देखनी है। क्या बच्चा किसी गतिविधि में स्वयं उत्तर देता है? ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। या फिर बच्चा उत्तर नहीं देता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे को आपकी थोड़ी और मदद की आवश्यकता है। बिना किसी बोझ के प्रगति पर नजर रखने का ये बेहतरीन तरीका है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक उत्सव का रूप ले लेता है। हम बात कर रहे हैं बाल मेले की। ये मेला साल में 2 बार, सितंबर और मार्च में आयोजित होता है। ये एक ऐसा अद्भुत अवसर है जो विद्यालय, माता-पिता और पूरे समुदाय को एक साथ जोड़ता है, ताकि वे सब मिलकर बच्चों की कड़ी मेहनत और रचनात्मकता का जश्न मना सकें। तो साथियों, अंत में सोचने वाली बात ये है, जब हम बच्चों को इतनी मजबूत, व्यवस्थित और आनंदमयी शैक्षिक नींव देंगे, तो सोचिए हमारे राज्य का भविष्य कितना उज्जवल होगा। ये बालवाटिका हस्त पुस्तिका केवल कुछ पन्नों का समूह नहीं है, ये एक क्रांति है जो आप जैसे समर्पित शिक्षकों के हाथों में आकर ही असली रूप लेगी। इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।